आज हमारे बीच शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना डॉक्टर यासूफ साहब मौजूद हैं। ये जो हालात हाज़िरा है शिया कौम में, जैसे कि हुसैनाबाद ट्रस्ट में तरह तरह की धांधलियाँ हो रही हैं या तरह तरह के इंक्रोचमेंट हो रहे हैं, और वहाँ के जो नौकर पेशा लोग हैं वो दसों साल से वहाँ पे जमे हुए हैं। तो वही डीएम और एडमिनिस्ट्रेटर को बताते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें आप यहाँ पर करें। क्या इन लोगों का तबादला होना चाहिए? देखिए, पूरी तरीके से इन सब का तबादला होना चाहिए। हुसैनाबाद ट्रस्ट में करप्शन है, बेईमानी है, पूरी तरीके से एक लूट मची हुई है। और बड़े इमामबाड़े में, छोटे इमामबाड़े में जितनी उरियानियत है, जितनी उरियानियत कहीं नहीं है। कोई सर खोल के किसी गुरुद्वारे में जाके दिखाए। सवाल ये कि सर खोले हुए, स्कर्ट पहने हुए लड़कियां इमामबाड़ों के अंदर आ रही हैं। इमामबाड़े का तकद्दुस पामाल हो रहा है। छत के ऊपर लड़के पेशाब कर रहे हैं, नीचे अज़ाखाना है, उसके ऊपर भूल भुलैया में ऊपर टहल रहे हैं पूरी तरीके से। लिहाजा इसके ऊपर रोक लगना चाहिए है। बाकायदा इस सिलसिले में हमने डीएम लखनऊ से बात की थी, जो हुसैनाबाद ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं। डीएम साहब को मैंने पूरी तरीके से उसको मुत्तला किया है। जिस तरीके से अभी लजीज़ गली और आपके फूड कोर्ट वहाँ पे खुला है, पूरा उस तरीके से तो हैदी टास्क फोर्स के ज़िम्मेदारों को ये जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने वहाँ के ऊपर पूरी तरीके से एहतजाज किया। अभी 8 को बड़े पैमाने पर वो वहाँ धरना भी देने जा रहे हैं, छोटे इमामबाड़े के बाहर। ये रूमी गेट के बगल में एक पेड़ काटने का काम चल रहा है, जहाँ लगता है कि पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। क्या कहेंगे इस? देखिए, इसको रोकना चाहिए पूरी तरीके से। जिस तरीके से हमारा कल्चर, हमारी तहज़ीब, हमारे तमद्दुन को एक सोची समझी साजिश के तहत ख़त्म किया जा रहा है, जैसे किसी के सामने उसका असासा लूटा जा रहा हो और वो कौम तमाशा बनी देख रही हो। हुसैनाबाद ट्रस्ट बड़े इमामबाड़े से छोटे इमामबाड़े तक के, ये हमारा असासा है, ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी पहचान है। और लखनऊ पूरे हिंदुस्तान में शियत का मरकज़ है। और वहाँ के ऊपर बजाय अज़ाखाने इमामबाड़े मजलिसों के, वहाँ के ऊपर सयाह आ रहे हैं, वहाँ पर तफरी हो रही है, वहाँ फूड कोर्ट खुल रहा है, वहाँ के ऊपर लजीज़ गली खुल रही है, वहाँ के ऊपर इस तरीके के से वहाँ के ऊपर हो रहा है। और इसके ऊपर हुसैनाबाद ट्रस्ट कानों में कड़वा तेल डाले बैठा हुआ है। मैं डीएम लखनऊ से गुजारिश करूँगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश करूँगा, बाकायदा इसके तकद्दुस को पामाल ना होने दें। और ये वहाँ के ऊपर जितने भी फूड कोर्ट्स खुले हैं, इनको फ़ौरन बंद किया जाए। केजीएमसी में, जैसे केजीएमयू में एक मामला आया है 5 मज़ारों पर, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमने खुल के इसकी पहले भी मुखालिफत की और आज भी मुखालिफत करता हूँ कि अगर से मदार को गिराया गया तो उसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। और मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी अपील की। केजीएमयू ने जो नोटिस जारी किया, फिर उन्होंने घबरा के अभी एक बयान दिया। हमसे शामीना का एक डेलीगेशन आया था और वो तमाम हजरात जो थे यहाँ आके उन्होंने मुझसे मुलाकात की थी, शामीना के ज़िम्मेदारों ने और मदार के ज़िम्मेदारों ने। तो बाकायदा मैंने पूरी तरीके से उनको मदद का भरोसा दिलाया है। और कोई भी मदार अगर से गिरा तो उसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। उम्मीद पोर्टल पे अभी 3 महीने बढ़े थे, वो उस पर भी डेट ख़त्म होने वाली है, तो क्या इसमें और तेज़ी करना चाहिए उम्मीद पोर्टल पर अपनी औकात चढ़ाने में? देखिए, मैं ये मुसलसल सफ़र पे हूँ, उत्तर प्रदेश के दौरे पर हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि अभी मैं फ़र्रुखाबाद में था, कन्नौज में था, जौनपुर में था, बनारस था, दुलईपुर में था। तो आपके हर तरफ से उम्मीद पोर्टल की शिकायतें आ रही हैं पूरी तरीके से, क्योंकि ये मुसलमानों से जुड़ा मामला है, औकाफ से जुड़ा मामला है। लिहाजा ये पोर्टल पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है, पोर्टल बिल्कुल चल नहीं रहा है। और इसी तरीके से इसकी मुद्दत पूरी हो जाएगी। और हमारी प्रॉपर्टी, असल मसला क्या है कि अंदर भी नुकसान है, बाहर भी नुकसान है। हम अंदर भी हमारा वफ़ लूट रहा है, बाहर भी लूट रहा है। एक बड़े ज़िम्मेदार आदमी ने कहा कि जितनी रेलवे के पास और आपके सेना के पास ज़मीनें नहीं हैं, उतनी वक्फ बोर्ड के पास ज़मीनें हैं। ये उनको सुझाया गया, पूरी तरीके से ये बताया गया। तो इस तरीके से ज़रूरत इस बात की है कि कहीं के ऊपर भी औकाफ, माल खुदा, माल रसूल, माल इमाम लूट रहा हो तो सबको मिलके आवाज़ उठाना चाहिए। जैसा अभी आपने कहा कि रेलवे और सेना के बाद में तीसरे नंबर पर वफ़ की संपत्तियां हैं, क्या इसका अच्छे से मैनेजमेंट करके जो कौम के मुसलमान लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए? देखिए, अगर से औकाफ को, सिर्फ उत्तर प्रदेश के औकाफ को कायदे से संभाल लिया जाए और प्लानिंग के साथ काम किया जाए, तो हमें नहीं लगता कि हमारी कौम का एक आदमी भी बेरोज़गार रहेगा। एक शख्स भी बेरोज़गार नहीं रह सकता है अगर से कायदे से औकाफ को बाकायदा सुधार के, इसको इम्प्लीमेंट करा के बाकायदा कायदे से प्लानिंग के साथ में काम किया जाए। यूसीजी के मुद्दे पर शिया आपका क्या स्टैंड है?
यूजीसी। जी। तो देखिए, जहाँ तक कि यूजीसी का मुद्दा है, पूरी तरीके से ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड जो है उस देख रहा है, उसको गौर कर रहा है, और जो हमारा लीगल विंग है वो भी इसके ऊपर पूरी तरीके से विचार कर रहा है। जल्दी इसके ऊपर अपनी राय रखी जाएगी। आज हमारे बीच शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना डॉक्टर यासूब साहब मौजूद हैं। आज एक शिष्टमंडल आपसे मिला 3 तलाक के मुद्दे पर। ये 3 तलाक एक तरह से कानून भी बन चुका है, जिसमें शिया मसनद के बच्चे इसमें काफ़ी इफ़ेक्टिव हो रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, 3 तलाक एक कानून बन चुका है पूरी तरीके से। आज इफ़ामुज़्ज़मा सोसाइटी के अरकान ने मुलाकात की थी, पूरे डेलीगेशन ने, और जिस तरीके से 3 तलाक को लेके हमारी कौम के बच्चे भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उनके ऊपर भी इसको पूरी तरीके से रोकने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग करने की बात की है, और हमने बाकायदा इस बात की कोशिश भी करेंगे कि जो कानून बना है उसके अंदर कानून में तरमीम होना चाहिए पूरी तरीके से। और हमारे यहाँ तलाक़ का मसला बहुत मुश्किल है, निकाह का मसला बहुत आसान है। लिहाजा तलाक़ कहने से तलाक़ नहीं होती है। लिहाजा इस शरई मसाइल को मजलिस आला दीनी तक के ले जाया जाएगा, और मजलिस आला दीनी जो भी डिसीज़न लेगी हमारे बुज़ुर्ग उलमा की कमेटी, उसके ऊपर हल किया जाएगा। सोसाइटी का शिष्टमंडल मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास साहब से मिला। किस तरह मसला था और क्या उन्होंने आश्वासन दिया? आज अफ़ाम जमा सोसाइटी का शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जो डॉक्टर यासूब अब्बास साहब से हैं, उनसे मिलने का हम लोग का जो तात्पर्य था वो ये था कि 3 तलाक कानून जो कि 2019 में कानून लागू हुआ भारत सरकार के द्वारा, उसमें शिया मुसलमानों वाला मसला ये पड़ रहा है कि 3 तलाक वाला मसला शिया मुसलमानों पर लागू नहीं होता है। और तकरीबन काफ़ी जगहों पर मैंने ये देखा कि 3 तलाक कानून के तहत उनके ऊपर एफ़आईआरें दर्ज हुई। जब ये मसला हम लोग के पास आया तो तकरीबन 2023 में एक मसला सबसे पहला जो आया तो उत्तराखंड का आया, खटीमा ज़िले का। तो हम लोगों ने वहाँ का मसला पर्सनल लॉ बोर्ड के सामने ला के रखा। उसमें शिया लड़की ने शिया लड़के के ख़िलाफ़ 3 तलाक कानून के तहत एफ़आईआर दर्ज करा दी और उस लड़के को जेल जाना पड़ा। तो जब उन लोगों ने हम लोगों से रब्ता कायम किया, हमारी संस्था अफ़ाम जमा सोसाइटी से, तो हम लोगों ने ये बात उनसे रखी कि भाई हम लोग के यहाँ तो ऐसा होता नहीं है। कहने ऐसा होता नहीं, मैं एफ़आईआर आपको भेज रहा हूँ। तो वो लोग एफ़आईआर लेके यहाँ आए और ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना सामिदी साहब के घर पे उनसे हम लोगों ने गुफ्तगू की, और उनसे नवाब साहब भी हमारी संस्था के जो संरक्षक मौजूद हैं ये भी उस टाइम पर मौजूद थे वहाँ पर। तो ये मसला धीरे धीरे बढ़ने लगा, और वहाँ के अलावा और जगहों पर भी, उसके बाद कानपुर है और कहीं कहीं पे और जगहों पे इस टाइप की चीज़ें सामने आने लगी, जिसमें शिया मुसलमानों के ख़िलाफ़ और शिया लड़की ने तलाक वाला मुकदमा लिखाना शुरू कर दिया। तब हम लोगों ने रब्ता कायम किया पर्सनल लॉ बोर्ड से। उनसे हम लोगों ने गुजारिश की कि हम चाहते हैं कि इस मसले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जिसमें 5 तारीख को 2025 में हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ में। तो उसमें हम लोगों ने रखा कि क्योंकि शियों क्या, बल्कि ख़ास करके शिया सुन्नी वाला मसला इसमें कोई नहीं। इसके अंदर मसला ये है कि 3 तलाक एक साथ कह देने में न शिया हज़रात में है न सुन्नी हज़रात में। सुन्नी हज़रात में ये है कि लड़का अगर तलाक कह रहा है तो उसका भी एक टाइम पीरियड है, कम से कम 1-1 महीने का टाइम होना चाहिए। कम से कम 3 बार में तलाक एक सांस में नहीं कह सकते, ना एक साथ कह सकते ना एक सांस में कह सकते हैं। तो ये उनके क्या भी नहीं ऐसा है। और शियों क्या तो जिस तरीके से निकाह होता है उससे ज़्यादा दिक्कत आती है इसमें तलाक में। इसके अंदर 3 मौलाना बैठते हैं जो 2 शरई वकील होते हैं, उसके अंदर एक सीगा जारी करता है। तो वो मसला है कि जब तक के दोनों की सुन नहीं लेंगे जब तक के तलाक नहीं हो सकता। इस तरीके के मसले और भी जगहों पे आए। जब मसले आए, जब एफ़आईआरें दर्ज हुई, तो हम लोगों ने मुख्तलिफ़ जगहों पे पुलिस के अधिकारियों से, जो आला अधिकारी थे, उनसे हम लोगों ने जब बात की तो उन्हें कहा क्योंकि ये कानून संसद में पास हुआ इसलिए संशोधन जो होगा वो संसद ही में होगा। तो आप अपने जो कौम के लीडर हैं उनसे आप रब्ता कायम कीजिए, जो आपका बोर्ड है पर्सनल लॉ बोर्ड, उससे आपने रब्ता कायम करिए कि वो वहाँ तक ये बात पहुँचाएँ कि इसमें संशोधन किया जाए और शिया फ़िरक़े को इस 3 तलाक कानून से अलग किया जाए। इस मसले पर हम लोगों ने आज एक ज्ञापन दिया। दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा जो हमारा दूसरा मुद्दा था कि अगर दोनों पक्षों को बुला के बिठाया जाता है, क्योंकि हम तकरीबन 20-22 साल से फैमिली मैटर पे सुलह समझौता कराने का काम कर रहे हैं और तकरीबन 900 के आसपास हम लोगों ने सुलह कराई। लेकिन अगर कहीं पे सुलह नहीं हो पाती तो इसमें ज़िम्मेदारी ये बनती है कि जो हमारे कौम के जो लीडर हैं, जो हमारे कौम के उलमा हैं, अगर नहीं बात बन पा रही है तो दोनों फ़रक़ैन को बिठा के उनकी बातचीत करें, और अगर फिर भी नहीं सुलह हो पा रही है तो उसमें एक तलाक़ का सीगा जारी करें और अपनी निगरानी में
उसमें कुछ उलमा, नाम किसी के नहीं ले सकता मैं, उसमें काफ़ी लंबी रकमें मांग रहे हैं तलाक पढ़ने के लिए, जबकि उसमें कोई ऐसा विवाद नहीं है। दोनों पक्ष राज़ी हैं कि हम लोग आपस में नहीं रह पा रहे, इसलिए हम अलग अलग होना चाहते हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत भी नहीं है। हाँ, एक तरफा तलाक़ें जो हैं उसके अंदर दिक्कतें आती हैं कि लोग कोर्ट भाग जाते हैं। जब दोनों पक्ष मौजूद हैं तो तलाक पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके अंदर भी 2-2 लाख और 2.5 लाख रुपये मौलाना लोग ले रहे हैं और तलाक पढ़ रहे हैं। इस सिलसिले में हम लोगों ने उनको ज्ञापन दिया है कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड हमको कम से कम 5 मौलाना का एक पैनल बना के दे, जो कि उनके पास मौजूद। उन्होंने बताया अभी कि मेरे पास पैनल है, तो हमसे उनका रब्ता कायम होगा उन्होंने कहा, और वो पैनल जो है तलाक वाले मसले को काम करेगा। अगर यानी कि सुलह नहीं होती तो वो तलाक के सीगे वही जारी करेंगे। इस मसले में हम लोगों ने पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन साहब के नाम एक ज्ञापन दिया है, एक महासचिव जो हमारे डॉक्टर यासूफ अब्बास साहब उनको उन्होंने ज्ञापन दिया है। हमारे साथ मसूद अब्दुल्ला साहब भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इस कानून में क्या इम्प्लीमेंट की ज़रूरत है? देखिए, बिल्कुल इम्प्लीमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि ये आप जो है 3 तलाक़ जो है किसी के ऊपर लाद नहीं सकते हैं। और इस तरह से जैसे लोग 3 तलाक़ कह देते हैं, कभी कभी उसका मिसयूज़ भी हो जाता है। कभी कभी लड़की पक्ष जो होते हैं वो 3 तलाक़ नहीं भी कहते हैं, और कह दिया वो लोग कह देते हैं कि इन्होंने 3 तलाक़ कहा है, उसका सबूत क्या होता है। तो सबसे पहले ये चीज़ होना चाहिए कि आप सबूत पेश करिए कि उन्होंने अगर 3 तलाक़ कहा है तो किसके सामने कहा है। उसके लिए भी जिस तरह से तलाक़ में गवाह होते हैं, इसी तरह से उसमें भी गवाह होना चाहिए, और एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए, जिससे कि जो लड़का है वो हमेशा मज़लूम अक्सर वही हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है दोनों के लिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। तो हम यही चाहते हैं कि इसमें फिर से एक अमेंडमेंट हो, जिससे कि ये प्रूफ हो कि उसने 3 बार तलाक़ कहा, जबकि ये इस तरह से है ही नहीं। चाहे वो शिया मसलक के लोग हों चाहे सुन्नी मसलक के लोग हों, सुन्नियों में भी ये है कि एक बार में 3 तलाक़ जो है वो नहीं होती है, उसका एक टाइम पीरियड होता है कि 3 बार में आपको। और शियों में तो बिल्कुल बहुत ही ऐसी बात है कि तलाक़ जो है वो तो बहुत ही ख़राब चीज़ है, और इसमें बड़ी दिक्कतें हैं। वो इसमें आसानी से तलाक़ हो ही नहीं सकती है जब तक कि 2 मौलाना ना हों, और उसके साथ साथ जो उसमें लोग हैं उसके गवाह ना हों। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। शियों में 3-3 तलाक कहने पर तलाक तो होती नहीं है, नहीं। उसमें भी केस में उनको इन्वॉल्व कर लिया जाता है 3 तलाक के केस में, तो उस पर क्या कहेंगे? वही चीज़ हमने कही, क्योंकि शियों में ये चीज़ है ही नहीं। तो ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, उनको भी ये समझना चाहिए कि अगर ये मसला शियों के साथ है तो उनको वो चीज़ जो है उसको इंटरटेन ही नहीं करना चाहिए, उस केस को वो वहीं पर रद्द कर देना चाहिए। क्योंकि वो कह सकते हैं कि भाई शियों में तो 3 तलाक़ है ही नहीं, तो आप कैसे इसमें FIR कर रहे हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल उनको खारिज कर देना चाहिए। 3 तलाक में इम्प्लीमेंट की बहुत ज़रूरत है। सज्जाद टाइम से मैं जमाल मिर्ज़ा।